नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी उसमें पहली बड़ी खबर है भारत जापान विश्वास, विकास और भविष्य। जापान की प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर है। पीएम मोदी से हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर क्या सहमति बनी है, इस बड़ी खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है हे राम कितने गुनहगार। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है, तो इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। क्या हुआ आज इस मोर्चे पर, बताएंगे खबर को विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के एक मॉड्यूल को पकड़ा है जो आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थी इनकी साजिश, बताएंगे इस खबर को भी विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत जापान के बीच रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देने के लिए हुआ समझौता। पीएम मोदी ने कहा भारत की विकास यात्रा में जापान का अहम योगदान। इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का किया जिक्र। जापान का भारत में 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार होती जा रही है तेज। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। 24 घंटे की पुलिस रिमांड में आरोपी अविनाश शुक्ला। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। आईएसआई हैंडलर के इशारे पर देश की राजधानी में आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे आतंकी गिरफ्तार। पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। उपराज्यपाल ने जम्मू से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भारत और जापान ने अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा देने की पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं और समझौते भी हुए जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा और गति देते नजर आएंगे। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, नमस्कार, कोनिचिवा। I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. नई दिल्ली में भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की आपसी मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंध, अटूट साझेदारी, वैश्विक सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी को मजबूत देने पर सहमति दिखी। आर्थिक साझेदारी ढांचा और सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने की घोषणा भी हुई। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक संयुक्त दृष्टि पत्र जारी हुआ। एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
दोनों देशों के आर्थिक हितों को देखते हुए भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा का संयुक्त खाका तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीते एक दशक में भारत में जापान की कंपनियों ने $10 बिलियन का निवेश किया है। उन्होंने अगले दशक में इस निवेश को बढ़ाकर 10 ट्रिलियन येन करने का संकल्प जताया। भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोज और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानी कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत और जापान ने ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि वे भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करेंगे। Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth or CBG initiative. That was introduced by Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा पर हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सांस्कृतिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी और निवेश में निश्चित ही प्रगति होगी। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी अब आर्थिक सहयोग के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में निवेश, विनिर्माण, सप्लाई चेन, हरित ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। दोनों देशों के उद्योग जगत ने 129 समझौते ज्ञापनों के जरिए भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं इस आर्थिक सहयोग को नई गति देने वाली ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सनाए ताकाइची ने इस अवसर पर हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का जिक्र किया। कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। पीएम ने बीते 12 वर्षों में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO एक डेडिकेटेड
जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। Prime Minister Narendra Modi has promoted the vision of transforming rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions. I firmly believe that this vision holds the key to unlocking a new future for both rural development and energy security in India. Based on this vision, Prime Minister Narendra Modi and I are pleased to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में दोनों देशों के बीच 129 MOU की घोषणा की गई। दोनों देशों के बिजनेस जगत के प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि दोनों देश आर्थिक सहयोग की नई गाथा लिखेंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बताते हैं कि भारत और जापान के बीच आज कौन से समझौते और घोषणाएं हुई हैं। कुल 16 घोषणाएं और समझौते आज निकल के आए हैं। इसमें पहले अगर उस घोषणा और समझौते की बात करें तो ये है आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि कैसे दोनों देश मिलकर काम करेंगे जिससे दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा समृद्ध तरीके से बनी रहे। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा तीसरा ऊर्जा सुरक्षा है और चौथा है राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का एक तरीके से उत्सव रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण वो क्षेत्र हैं जिनमें समझौते और घोषणाएं निकल के आई। इसी के साथ साथ ईवी बैटरी निर्माण में दोनों देश सहयोग करेंगे, फार्मा एवं मेडिकल उपकरण में दोनों देश सहयोग करेंगे, भूविज्ञान एवं खनिजों की खोज को लेकर भी सहमति बनी है। इसी तरीके से बायोगैस को लेकर भी दोनों देश मिलकर काम करते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एआई को लेकर रिसर्च कैसे की जाए मिलकर उस दिशा में भी दोनों देश काम करते नजर आएंगे। साथ ही साथ एआई का इकोसिस्टम तैयार करने को लेकर भी आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। लाइफ साइंस हो, डीप टेक हो एवं बायोटेक्नोलॉजी हो, ये भी वो क्षेत्र है जहां पर दोनों देश मिलकर काम करते नजर आएंगे। इसको लेकर विस्तार देने को लेकर दोनों प्रधानमंत्रियों में सहमति बनी। साथ ही साथ फिनटेक में, क्योंकि भारत की महारत भी है फिनटेक को लेकर, उस दिशा में भी बात हुई। और साथ ही साथ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कैसे आगे काम होगा और AI LLM लॉन्ग लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो होते हैं एआई के, उस पर कैसे मिलकर दोनों देश काम करेंगे, इस पर भी समझौता एक तरीके से देखने को मिला है। और निर्माण के लिहाज से अगर बात की जाए, अगले की मोबिलिटी के लिहाज से उस पर समझौता हुआ है और बायोटेक्नोलॉजिकल जो साइंस है उस पर भी समझौता हुआ है। तो ये थे कुल 16 आउटकम। अब आपको बताते हैं कि भारत और जापान के बीच किन किन क्षेत्रों में गहरा संबंध रहा है और जिस पे तेजी से बीते कई लंबे समय से काम हो रहा है। उसमें रक्षा और सुरक्षा में मिलकर दोनों देश मजबूती से काम कर रहे हैं। व्यापार एवं निवेश में भी मिलकर तेजी से विस्तार हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे भी दोनों देशों ने मिलकर लंबे समय से कदम ताल को करके आगे बढ़ा है। सेमीकंडक्टर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर मिलकर तेजी से काम हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो और लोगों के बीच संपर्क हो, ये तमाम क्षेत्र हैं जहां पर विस्तार से दोनों देशों के बीच में लंबे काफी समय से भारत जापान के बीच में काम होता रहा है। तो ये वो तमाम क्षेत्र थे। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में अगर दोनों देशों के बीच के संबंधों की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे पड़ाव थे जिन्होंने दोनों देशों की रक्षा सहयोग की इबारत को एक नई ऊर्जा दी। तो आपको रक्षा के सहयोग के प्रमुख बातें बताते हैं। 2014 में भारत जापान के बीच में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। ये बेहद महत्वपूर्ण एक आधार देने वाला समझौता था। 2015 में रक्षा उपकरण एवं तकनीक हस्तांतरण का भी समझौता हुआ। लेकिन 2018 में 2+2 वार्ता की शुरुआत हुई जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर की जो बातचीत थी उसको एक प्रकार से शामिल किया गया। 2020 में रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज समझौता किया गया। ये भी एक बड़ा पड़ाव रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग में शामिल हुआ। इसी तरीके से मालाबार सहित तमाम ऐसे कई युद्धाभ्यास हैं जिनको लेकर संयुक्त तरीके से भारत और जापान की जो सेनाएं हैं वो मिलकर काम करती हैं। अब अगर बात करें भारत जापान के व्यापारिक संबंधों की तो दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों का रिश्ता भी बहुत गहरा है। कुछ आंकड़े उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा 2011 से ही दोनों देशों के बीच में लागू है। द्विपक्षीय व्यापार की अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो ये लगभग $27.48 अरब के आसपास है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है।
जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक यानी एफडीआई वाला देश के तौर पर भारत के साथ मजबूती से निवेशक देश के तौर पे खड़ा है और साल 2000 से लेकर 2026 तक यानी लगभग 25-26 वर्षों में जापान की ओर से जो भारत में निवेश हुआ यानी एफडीआई आया है वो 48 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत में 1500 से ज्यादा जापानी कंपनियां काम कर रही हैं तो 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी जापान में काम कर रही हैं। तो व्यापारिक मोर्चे पे भी तमाम प्रकार का सहयोग है। अब आपको बताते हैं कि भारत में जापान के सहयोग से कौन सी बड़ी परियोजनाएं भी चल रही हैं, क्योंकि भारत एक का बहुत भरोसेमंद मित्र देश के तौर पर जापान सहयोग करता रहा है। जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर दोनों देशों के बीच में सहयोग है और जिस दिशा में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के सहयोग के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो भी एक ऐसा क्षेत्र है। इसके अलावा एआई और डिजिटल सहयोग 2.0 भी भारत जापान के सहयोग के लिहाज से भारत को मदद करता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप भी एक प्रकार से दोनों देशों की उन परियोजनाओं में है जो भारत को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही साथ एमएसएमई फोरम भी मिलकर काम करता है ताकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सके। ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज प्लान भी बना हुआ है जिसमें भारत के लोगों की कौशल विकास करना और उसके बाद में जापान की जरूरतों को भी पूरा करना ये भी उसका हिस्सा है। साथ ही साथ अंतरिक्ष के अगर क्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो इसरो और जेएएक्सए के बीच जो उनकी अंतरिक्ष एजेंसी उनके बीच भी सहयोग है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों में एक प्रकार से बड़ी सहमति है जिसका फायदा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को भी मिल रहा है। ये तमाम एक प्रकार से जो आधार था, लेकिन आज की इस वक्त की मौजूदा प्रधानमंत्री की जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा ने नए आयामों को खोला है। उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे जापान के प्रधानमंत्री की भारत में मौजूदा यात्रा को लेकर और तमाम क्या कुछ सहयोग में आगे हम बढ़े हैं उस खबर को हमने दिखाया और इसी बड़ी खबर पे आज हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भारत जापान साझा संकल्प साझा समृद्धि, क्योंकि दोनों देश मिलकर तेजी से आगे बढ़ने को लेकर तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। उस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर सी राजशेखर जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर श्रवणी राय चौधरी हैं जो कि जापान स्टडीज़ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखती है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर राजशेखर, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत और जापान की दोस्ती और जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड उस तरीके वाला वो तमाम टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में मौजूदा यात्रा से आज जो हमने 16 आउटकम देखे हैं ये कैसे एक बड़ा आधार तैयार करते हैं अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर? धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने सही फरमाया है कि भारत और जापान के बीच में जो मित्रता है, जो भागीदारी है, वो काफी टाइम टेस्टेड है। ये ज्यादातर कोई डिस्कॉर्डेंट, कोई विभेद कोई नहीं रहा है और इसलिए
हमारे बीच में जो रिश्ता है इसको ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाता है। और लेवल जो कैप्शन जो दिया है ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अभी तक 16वां बायलैटरल द्विपाक्षिक समिट है जो हर साल हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, तो अगले साल उनके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले अगस्त में टोक्यो गए थे, तो उसके बदले में उनके प्रधानमंत्री जो सनाए तकाइची मैडम, जो पहले महिला प्रधानमंत्री जी है वहाँ के, और ये शिंजो अबे जी जो भारत के खास जो दोस्त कह सकते हैं, उनके भावजाल, उनके आइडियोलॉजी और उनके मेंटी जो उनसे मेंटरिंग करके ये उनके अगले जनरेशन के लीडर हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और चाइना के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और अमेरिका से काफी मजबूत किया है रिश्ता। और जो पहले थे डिफेंस के क्षेत्र में जापान अपने खुद ही इम्पोज किया है जो परिमितियां, जो लिमिटेशंस, उनको आगे करके पहली बार उन्होंने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स की अनुमति दिया है। उनमें जो डिफेंस इंपोर्ट जो कर सकते हैं भारत भी उनमें जोड़ा गया है। इसलिए अभी तक जो इकोनॉमिक एनर्जी क्षेत्र में जो अच्छा खासा चल रहा था, वो डिफेंस क्षेत्र में भी वो आगे मैत्री बढ़ने के लिए जो भूमिका बनी है। और आज उनके जो मुख्य दिन है, कल आए थे न्यू दिल्ली, तो आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनके शानदार स्वागत किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी और अपने दर्शकों को दिखाई प्रोफेसर चौधरी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है भारत जापान दोस्ती के लिए। और जो आज समझौते हुए उसमें आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। जिस प्रकार की एक अनसर्टेनिटी वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में भारत और जापान जब मिलकर तय करते हैं कि साहब हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, इसके मायने क्या है? जब हम एक आर्थिक स्टेक होल्डर का रूप से हम लोग दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो जगह मिलता है हमें काम करने का, वो है दोनों देश का जो वनरेबिलिटीज है उसको देखते हुए उसमें समझौता करते हुए निकले। अभी 16 जो पॉइंट्स इस बार दिया गया है उसमें सारे, और इसका पहले जो 2015 या आगे भी जाके जो हुआ था, सारे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अभी 42 वर्किंग कमिटीज काम कर रहे हैं, काफ़ी टास्क फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं यही के लिए कि कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रीज आएँ और कैसे हम लोग अपना रेजिलियंस बढ़ाएं, कि जो रीजनल डिस्ट्रप्शंस है आज के दिन में उसको कैसे हम लोग उसको नज़र रखते हुए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद देश के लिए नहीं, वो इस रीजन के भी। वही मूल ऑब्जेक्टिव है ये इस बार की जो हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के जो मीटिंग्स हो रहे हैं इसमें। जी मिस्टर राजशेखर, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस नज़र आता है और एआई पे ख़ास तौर से जोर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि जब जापान की टेक्नोलॉजी और एक तरीके से भारत का जो स्केल है, स्पीड है, उसके साथ मिलती है तो उसका एक बड़ा परिणाम न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के नज़रिए से इस आज के 16 आउटकम में किस तरीके से उसको आप देखते हैं? जी, तो जो बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए बताए हैं कि एक क्षेत्र में एक नया समझौता हुआ है जिसमें जो उनका प्रिसिशन इंजीनियर है, जापान मशहूर है दुनिया भर, और हिंदुस्तान का जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज हैं वो दोनों को साथ लाके उनके क्वालिटी और भारत का स्केल और स्पीड जोड़ के वो पूरे दुनिया के लिए फायदा होने वाला पार्टनरशिप बनाने का तय किया है दोनों नेताओं ने। और जो जापान एक और एक बात भी है कि उनके पास बहुत कैपिटल है, जो कैपिटल सरप्लस देश है वो निवेश के लिए। तो एक टारगेट लक्ष्य दिया गया है कि आने वाले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन की निवेश हिंदुस्तान में करे और जो जापानी कंपनीज जो हैं हिंदुस्तान भारत में उनका संख्या नंबर दुगना करने के लिए
और जो वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में जो अभी ईरान में जो उथल पुथल हो रहा है, जो उसमें जापान भी और भारत भी काफ़ी उसका असर लिया है, क्योंकि हम दोनों देश वहाँ से एनर्जी, ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं। उसमें जो बाधा आ गए हैं, उसके बावजूद कैसे सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट कायम रखे, इस पे काफ़ी बात हुई है। इसमें एआई के फायदा लेते हुए भारत और जापान भागीदारी बनाएंगे। जी प्रोफेसर चौधरी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बात हो, और भारत और जापान एक प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर भी हमारी साझी सोच और समझ है, रणनीति उस तरीके की एक है। डिफेंस कोऑपरेशन हो, सुरक्षा के कंसर्न्स हो, या फिर इंडो पैसिफिक हो, आपको लगता है कि उस नज़रिए में भी हमारे दोनों देशों की समझ में और बेहतरी और एक विस्तार दिखाई पड़ रहा है आज की इस मुलाकात में, बातचीत में? हाँ जी, अभी ये बातचीत का अलावा भी जापान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पोजीशन लेने के बाद उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए हैं उनका डिफेंस सेक्टर में, जो एक तो जीडीपी 2% से ऊपर, जो एक नया दिशा दिया है जापान का डिफेंस सेक्टर को। वो दिशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि अभी कोऑपरेशन में काफ़ी कुछ चीज़ जो पहले नहीं कर सकते थे, अभी करने का उनका मौका मिलेगा। और ये वजह होगा कि हमारा कोऑपरेशन लगातार अपने दोनों देश के अलावा थर्ड कंट्री में भी वो जाने का बहुत स्पेस है। और ये चीज़ देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा, जब आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा तो ये पता चलेगा ये सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन नहीं, स्पेस कोऑपरेशन में भी बहुत कीमती एक रोल प्ले करने वाले हैं। जी मिस्टर राजशेखर, किस तरीके से देखा जाए तो ईवी की जो बैटरीज हैं उसके निर्माण की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया हो, डीप टेक की बात हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम और विस्तार कर रहे हैं, मतलब नए सेक्टर्स में नई पहल दिखाई पड़ रही है। तो हमारी जो दोस्ती है वो ज़्यादा एक्सपेंशन उसका एक तरीके से कह सकते हैं। जी, तो एक्सपेंशन भी, डीपनिंग भी, जो आपका जो सही जो बैटरी स्टोरेज में अभी बात ऐसा है कि पूरा दुनिया चाइना पे, चीन पे निर्भर हो रहा है। उनमें काफ़ी तरह जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और ऑल्सो टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों के लिए। तो दूसरी बात है, अगर कोई दूसरे देश से लिया तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव दाम पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जापान और भारत का जो भागीदारी का फोकस यही है कि किसी के एक देश, कोई चीन ही नहीं, कोई एक देश पे ज़्यादातर निर्भर होने से काफ़ी सप्लाई चेन फ्लोस में रुकावट हो सकता है, कभी बाधा पैदा हो सकता है। इसलिए ये हमारे दोनों का जो द्वैपाक्षिक ये कोशिश ये है कि डाइवर्सिफाई करें हमारे सप्लाई चेन को। और जो एक सीधा सी बात ये कहा है कि प्रधानमंत्री तकाइची सनाए मैडम की जो भारत और जापान के मैत्री और जापान आपस में मजबूत करने के लिए और पूरा आसिया क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। मगर एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जो ये कोई तीसरे देश के खिलाफ, तीसरे देश के प्रति इट इज टारगेटिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा वो भी नहीं करना चाहते हैं, हम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम दोनों का मित्रता जीरो सम गेम नहीं है। बिल्कुल, भारत इस बात को अक्सर कहता रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि किसी एक देश से दोस्ती किसी दूसरे देश का उससे कोई लेना देना नहीं है, हर दोस्ती अपने आप में यूनिक है। फिलहाल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी अयोध्या के राम मंदिर की, जहाँ पे चंदा चोरी एक्शन में वकील भी नजर आ रहे हैं, पुलिस भी नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग
शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच कर रही SIT की टीम ने राम मंदिर परिसर पहुंचकर जांच को और सबूतों की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया है। यह दूसरा मौका है जब SIT मंदिर परिसर पहुंची है। SIT ने खास तौर पर चढ़ावे की गिनती करने वाले कक्ष की पड़ताल की। वहीं पुलिस को इस मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला की 48 घंटे की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड मंजूर की है। वहीं इस केस में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीधे तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से उनका सालों पुराना नाता है, इसलिए जनहित में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें कानून के दायरे में लाना उनका दायित्व है। वकीलों के संघ ने आशंका जताई है कि दान, आभूषणों और संपत्तियों के प्रबंधन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। बार एसोसिएशन ने पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच की मांग की है। बार एसोसिएशन का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से उनका दशकों पुराना जुड़ाव रहा और जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उनकी जिम्मेदारी है। संघ का आरोप है कि दान, आभूषण और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की आशंका है, इसलिए पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए और यदि आरोप सही साबित हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी GD को कायमी पे करके आपको GD की कापी देंगे। हम अब तो FIR दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब SSP साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये FIR यहीं दर्ज कर लेंगे। तो इतना ही नहीं, मामले में मुख्य आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा की चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद अब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी लवकुश की पत्नी को नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस उसके घर के निर्माण में अथॉरिटी के नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने पर भेजा गया है। यानी अब अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना, हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। वहीं इससे पहले पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में कैश और विदेशी मुद्रा के साथ ही सोने और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस आरोपी के पास से जांच एजेंसियों को क्या क्या मिला है। आरोपी लवकुश मिश्रा के ठिकानों से 14,25,000 रुपए कैश बरामद किए गए। आरोपी अनुकल्प के ठिकाने से 16,82,000 से ज़्यादा की रकम जांच एजेंसियों ने बरामद की है।
आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों से अब तक 20,39,000 से ज़्यादा रकम बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। करुणेश पांडे के ठिकानों से 18,07,000 से ज़्यादा रुपए बरामद किए गए, जबकि रमाशंकर मिश्रा के ठिकानों से 7,32,000 रुपए बरामद हुए। रमाशंकर यादव, जिसे टिन्नू यादव के ठिकानों से 1 लाख रुपए अब तक नगद बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस और एसआईटी की जांच जारी है और जांच में सोने और चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो निवेश से जुड़े कुछ दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड की जांच भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अब तक जांच एजेंसियों ने 11 ग्राम सोना बरामद किया है, जबकि 375 ग्राम चांदी भी बरामद होने की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। जांच एजेंसियां अब हर एक दस्तावेज को खंगाल रही हैं ताकि ये साफ हो सके कि आस्था के नाम पर आप इस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां किया गया था। अब जांच एजेंसियां ये बताने में भी लगी हुई हैं कि बरामद नकदी और संपत्ति का स्रोत क्या है, इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया और क्या इनका संबंध राम मंदिर दान के प्रकरण से है। वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन की तहरीर के बाद इस पूरे मामले का कानूनी और राजनीतिक पहलू भी और अधिक चर्चा में आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर से चंदा चोरी के 8 आरोपी अभी जेल में हैं। पकड़े गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारी हैं। इस सुरक्षा एजेंसी को ही भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से मंदिर में हाउसकीपिंग और चंदे की गिनती के लिए स्टाफ के रूप में तैनात किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका लगाई गई है, जिसमें मामले की जांच यूपी पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की गई है। तो राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है, ये सिर्फ तथ्यात्मक चीज़ों के साथ साथ इसमें सियासत भी गरमाई हुई, जिसको लेकर यूपी में तमाम प्रकार की बयानबाजी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर होगी आतंकी साजिश को लेकर। आईएसआई का आतंकी प्लान फेल किया है दिल्ली पुलिस ने। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक होगा। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। दिल्ली को दहलाने की एक और नापाक पाकिस्तानी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर दिल्ली के धार्मिक स्थल और पुलिस चौकियां आतंकियों के निशाने पर थी, लेकिन इससे पहले कि ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, स्पेशल सेल के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आतंकियों को धर दबोचा।
इनसे 3 पंजाब और 1 दिल्ली से इनको पकड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की खौफनाक साजिश। निशाने पर दिल्ली के धार्मिक स्थल और टारगेट पर खुद दिल्ली पुलिस के ठिकाने। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। इनका मकसद देश में खून खराबा करना था। पुलिस ने दिल्ली और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर स्पेशल सेल ने सबसे पहले पंजाब के अमृतसर स्थित मजीठा रोड पर जाल बिछाया और शुभदीप सिंह उर्फ विशाल को धर दबोचा। शुभदीप के पास से विदेशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब पुलिस ने शुभदीप से कड़ाई से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। शुभदीप पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों और ड्रग्स की खेप को ठिकाने लगाता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। शुभदीप की निशानदेही पर पुलिस ने पंजाब से ही उसके 2 और साथियों गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि और साजन सिंह उर्फ हनी को भी दबोच लिया। इनके कब्जे से 1 जिगाना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस साजिश का सबसे खतरनाक मोहरा अभी दिल्ली में ही छुपा बैठा था। स्पेशल सेल की अगली रेड दिल्ली में हुई जहां से गगनप्रीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गगनप्रीत के मोबाइल ने इस पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी ने गगनप्रीत को दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों और पुलिस पिकेट्स की रेकी करने का जिम्मा सौंपा था। मकसद साफ था, रेकी पूरी होते ही इन जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिल्ली को दहलाना और दहशत का माहौल पैदा करना। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं का ये खूनी प्लान कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी से आईएसआई का यह साजिशी किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पूछताछ जारी है ताकि नेटवर्क में और मददगार तक पहुंचा जा सके। दिव्यांशु मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आस्था से जुड़ी खबर की। बम बम भोले के जय घोष, भक्ति का महासैलाब और बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी मिल गई है। कड़ी सुरक्षा, भव्य इंतजाम और श्रद्धालुओं के अटूट उत्साह के बीच शुरू हो गई पवित्र यात्रा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। जयकारों से गूंजा जम्मू, बाबा बर्फानी के दरबार की ओर बढ़े कदम। बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष से पूरा जम्मू गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस थी तो दिलों में अटूट आस्था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ करीब 2 महीने तक चलने वाली देश की सबसे अहम धार्मिक यात्राओं में से एक का विधिवत शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। हर चेहरे पर उत्साह, हर कदम पर विश्वास और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे जाने के लिए और अब फाइनली जा रहे हैं। एंड दैट टू पहले वाले इसमें तो काफी एक्साइटमेंट है और खुशी भी है कि जाने के लिए मिल रहा है। ये बाबा बर्फानी से ये दुआ करूंगा कि सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो और प्रशासन
यात्रा के जो भी यात्री आ रहे हैं उनका पूर्ण सहयोग करें। बहुत अच्छा, इतना वेलकम हो रहा है हमारा फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इतना पहले हमने कभी ऐसा वेलकम नहीं देखा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप लोगों की, आओ भगत बहुत अच्छा है आपका। हम हर साल आते हैं और समझो 29वीं बार दर्शन होंगे बाबा बर्फानी के इस साल। व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था रास्ता भी बढ़िया है पहले की तुलना में, रास्ता भी बढ़िया है, हर जगह व्यवस्था है, हर चीज की बहुत बढ़िया आनंद है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही मेडिकल टीमों, आपदा राहत दलों और कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। रास्तों पर विश्राम केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, पेयजल और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। यात्रा पहले से ज्यादा नजर जो है वो आ रही है। व्यवस्थाओं की भी कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। विशेष तौर पर हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग है, यहाँ पर टूरिज्म विभाग है, यहाँ पर पुलिस विभाग है और भी बाकी विभागों ने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है वो की है। आज पहला जत्था जो यहाँ से अभी रवाना हुआ भगवती नगर के इस पावन स्थान से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए हम बाबा बर्फानी से कामना करते हैं कि देश के अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं को सुखद और सफल यात्रा बनाए। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अटूट आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। बहरहाल भक्ति का उत्साह चरम पर है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। अनीश जरगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा पर 13 साल से 70 साल तक की उम्र के लोग ही जा सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं है। बिना वैध यात्रा परमिट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के यात्रा नहीं की जा सकती। वहीं हर यात्री के पास RFID कार्ड होना ज़रूरी है। पूरी यात्रा के दौरान इस कार्ड को गले में पहनना ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के SCG पार करने या चंदनबाड़ी गेट से एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। और अब ये भी जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jksasv.nic.in या मोबाइल ऐप पर जाएं और ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। फोटो, पहचान पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपना पसंदीदा यात्रा मार्ग और यात्रा की तारीख चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएँ, OTP को वेरीफाई करें, 150 रुपये शुल्क जमा करें और यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष बंदोबस्त भी किए गए हैं। जम्मू में ही खास तैयारियां की गई हैं। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ यात्रियों का मेडिकल चेकअप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। नए सेंटर पर 4000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जा रहा है। तो अपने आप में बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए जो तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उसमें किस प्रकार के नियम किए गए हैं, क्योंकि आज जम्मू से पहला एक तरीके से जो जत्था था उसको रवाना किया गया है और कल से यानी 3 तारीख से दर्शनों की शुरुआत होगी। 57 दिन की ये यात्रा होगी और रक्षाबंधन के दिन ये यात्रा एक प्रकार से खत्म होगी, समाप्त होगी और 57 दिनों तक, लगभग 60 दिनों तक, 2 महीने तक इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो अपने आप में इस बार रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी आसमान का स्वदेशी सारथी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये TB के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। TB का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां TB की आधुनिक जांच और इलाज निशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ने अंतरिक्ष और नेविगेशन के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। देश के हवाई नेविगेशन तकनीक में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन अब भारतीय आसमान को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सटीक बना रहा है। जहां पहले विमानों को नेविगेशन के लिए पूरी तरह से विदेशी GPS और मौसम पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं गगन सिस्टम GPS सिग्नलों की त्रुटियों को रियल टाइम में सुधार कर पायलटों को बेहद सटीक जानकारी देता है। इसकी शुरुआत के बाद ये सिस्टम भारत को अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है। इसका सबसे हालिया और बड़ा प्रमाण जून 2026 में मिला, जब DGCA ने एक कॉमर्शियल जेट विमान की भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। खास बात यह है कि गगन दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित किया गया है। भारत ने अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक के साथ मिलकर काम करने वाला गगन केवल विमानन तक सीमित नहीं है। ये समुद्री रास्तों, रेलवे की सुरक्षा, सड़क परिवहन, टेलीकॉम और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय भी राहत कार्यों में भी एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। गगन सही मायनों में भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन को तकनीकी मजबूती दे रहा है, जिससे हमारी विदेशी निर्भरता कम हो रही है और सुरक्षा बढ़ रही है। तो तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक नहीं, फिलहाल कुछ और खबर देखते हैं और वो खबर है फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई। विश्व कप में आज देर रात स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। यह मुकाबला सोफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें स्पेन ने 9 जबकि ऑस्ट्रिया ने 4 में जीत हासिल की है। वहीं 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। स्पेन की टीम ने ग्रुप H में टॉप पोजीशन हासिल की। विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दोनों ने 1-1 में जीत हासिल की है। वहीं मैच ड्रॉ रहा है 1 मैच। स्पेन या ऑस्ट्रिया में जो भी जीत दर्ज करेगा उसका सामना क्रोएशिया और पुर्तगाल के बीच होने वाले विजेता की टीम के साथ होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल और उनका सामना क्रोएशिया की टीम से होगा। यह मुकाबला रोनाल्डो और मैड्रिच के बीच की जंग के रूप में देखा जा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच यह मुकाबला टोरंटो स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों के बीच अब तक 10 मैच हुए हैं, जिसमें पुर्तगाल को 7 में जबकि क्रोएशिया को 1 में जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। पुर्तगाल की टीम ग्रुप के दूसरे स्थान पर रही, जबकि ग्रुप L में क्रोएशिया की टीम को 2 जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा है। वहीं स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीम भी आमने सामने होंगी। स्विट्जरलैंड बिना मैच हारे नॉकआउट में पहुंचा। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में टॉप किया। ग्रुप स्टेज में टीम ने 2 जीत और 1 ड्रॉ खेला है। वहीं अल्जीरिया ग्रुप जे में तीसरे स्थान पर रही है। अल्जीरिया ने 1 जीत 1 हार 1 ड्रॉ की है। तो वहीं ऑस्ट्रिया के खिलाफ आखिरी मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा है।
तो फीफा विश्व कप का खुमार इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अक्सर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो वर्षों तक प्रशंसकों की यादों में जिंदा रहती हैं। इंग्लैंड और बेल्जियम ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। राउंड ऑफ 32 में दोनों टीम एक समय मुश्किल हालात में थी और दोनों पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि दृढ़ संकल्प और आखिरी पलों तक लड़ने के जज्बे ने उन्हें यादगार जीत दिला दी है। कैसे, आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हार की कगार से जीत तक फीफा विश्व कप में कमबैक का दिन। फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां आखिरी सीटी बजने तक कहानी बदल सकती है। जब उम्मीदें टूटती नजर आए तब इंग्लैंड और बेल्जियम ने अदम्य साहस और शानदार खेल का परिचय देते हुए हार के मुहाने से जीत छीन ली। जब इंग्लैंड और बेल्जियम की टीमें हार के साए में खड़ी थीं, तब उनके खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी पलों में खेल का रुख बदला और दुनिया ने देखा कि विश्व कप में आखिरी सीटी बजने तक कोई मुकाबला खत्म नहीं होता। इंग्लैंड ने टाली बड़ी हार। अटलांटा में इंग्लैंड की टीम डीआर कांगो के खिलाफ मुकाबले में पिछड़ गई थी। समय तेजी से समाप्त हो रहा और इंग्लैंड विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा था। तभी 75वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने एंथनी गॉर्डन के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने आक्रामक खेल जारी रखा और मैच के 86वें मिनट में हैरी केन ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर गेंद को नियंत्रित किया, तेजी से घूमे और शक्तिशाली दाएं पैर के शॉट से गेंद को गोलकीपर की पहुंच से दूर गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस शानदार गोल ने इंग्लैंड को 2-1 की यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका सामना अब सह मेजबान मैक्सिको के साथ होगा। 4 मिनट में बदली किस्मत। वहीं सिएटल में बेल्जियम ने उससे भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। सेनेगल के खिलाफ 0-2 से पीछे थी टीम और बाहर होने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन अंतिम मिनटों में रोमेलो लुकाकू ने वापसी की उम्मीदों को जगाते हुए बराबरी का गोल दागा। लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस म्यूनियर के क्रॉस पर गोल किया। वहीं लिएंड्रो ट्रोसार्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरी टिलमेंस ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा के बाद बेल्जियम को पेनल्टी मिली। टिलमेंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को 3-2 से रोमांचक जीत दिला दी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। ये विश्व कप इतिहास की सबसे नाटकीय वापसियों में से एक मानी जा रही है। इन दो मुकाबलों ने ये साबित कर दिया है कि विश्व कप में आखिरी सीटी बजने तक कुछ भी संभव है। इंग्लैंड और बेल्जियम की इन शानदार वापसी जीतों ने फुटबॉल प्रेमियों को याद दिलाया कि विश्व कप केवल खेल नहीं बल्कि जज्बे, संघर्ष और कभी न हार मानने की कहानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।